उत्तर प्रदेश की राजधानी के मॉडर्न इंडियन स्कूल पारा ब्रांच ने अपना वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम और अनोखे अंदाज में मनाया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां स्वच्छ भारत अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दिखी झलक, जहां देशभक्ति से ओतप्रोत संगीत पर बच्चों ने प्रस्तुत की अपनी प्रतिभाएं, जहां पर आए हुए अभिभावकों ने की जमकर सराहना। आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां इस कार्यक्रम में मौजूद रहे मॉडर्न इंडियन स्कूल संस्थापक राजेश यादव, प्रबंधक ममता यादव, प्रधानाचार्य नेहा मिश्रा। ये डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हम मॉडर्न इंडियन स्कूल पारा ब्रांच में जो एनुअल फंक्शन है आज बच्चों का स्कूल का, जहां बच्चों ने प्रकृति से लेके संस्कृति तक और संस्कृति लेके स्वच्छ भारत अभियान तक, स्वच्छ भारत अभियान से लेके मैं चला गड्डी लेकर, और जहां उनकी बात करी जाए बच्चों की और प्रतिभा की, तो मुझे लगता है आज पेरेंट्स का भी सीना बहुत चौड़ा हुआ होगा, प्लस बच्चों के साथ उनके टीचर्स की मेहनत देखते ही बनती थी। अभी बहुत सारे कार्यक्रम स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन आपको दिखा दें हम इस समय आज आप यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पार्षद मौजूद है, क्षेत्रीय पार्षद रेखा जी एवं नागेंद्र सिंह जी मौजूद है, जिनके द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है दीप प्रज्वलित करके। बच्चों का परफॉर्मेंस की बात करें तो उनकी कला आज ये देखते ही बनती है कि उन्होंने किस तरह से प्रकृति को जाना, हमें बताया, लोगों को बताया कि प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। साथ में उन्होंने ये भी हमें बताया कितनी ज़रूरी है कि इतिहास के बारे में कितना ज़रूरी है, उनके बारे में कि हम अपने पर्यावरण को किस तरह से साफ़ रख सकते हैं, किस तरह से हम उनको पर्यावरण के लिए सफाई का ज़रिया बन सकते हैं। और छोटा संदेश उन्होंने ये दिया है कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर उनकी बात है पेरेंट्स तक पहुंचाया है कि हम आसपास किस तरह सफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य अतिथि के रूप में जो यहाँ पहुँचे हुए पार्षद, यहाँ क्षेत्रीय पार्षद नागेंद्र जी और रेखा जी से मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है पारा ब्रांच के बारे में, बच्चों के बारे में, आज उन्होंने जो परफॉर्मेंस देखी उस बारे में क्या कहना चाहिए। आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनका क्या कहना है। तो जैसे हमने आपसे कहा, हमारे क्षेत्रीय पार्षद हमारे साथ है, बहुत सारे वादे पूरे करने के बाद भी बताया, लेकिन आज हम बात करते हैं शिक्षा की, तो कैसा रहा मैम एनुअल फंक्शन MIS का? बहुत अच्छा फंक्शन रहा। देखिए, विद्यालय एक ऐसा होता है जहाँ पर हर एक माता पिता अपने बच्चे की बहुत आशा लगा करके रहते हैं कि बच्चा हमारा इस विद्यालय से कुछ बन कर निकलेगा, कुछ करके निकलेगा। जैसे हमारे भाई साहब ने आज यही कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस स्कूल में भेजिए, हम बस बच्चे को IAS PCS तक बनाने की कोशिश करेंगे कि बच्चा उस लेवल तक पहुँचे जो IAS PCS। मैम, बच्चों के परफॉर्मेंस देखा, दिल को क्या छू गया? क्या छुआ आपको? बच्चों बहुत अच्छा लगा एनुअल फंक्शन देख करके कि बच्चों का जो टैलेंट देख करके बच्चे जिस हिसाब से जो कार्यक्रम किए, देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के भी कार्यक्रम रहा। और मैं यही आज आशा करके जा रहा हूँ कि इस विद्यालय के बच्चे कुछ न कुछ करके ज़रूर निकलेंगे। नागेंद्र जी सर, हमने पहले भी रिकॉर्ड किया था कि आपने पुल की बात की थी, काम शुरू हो गया है। मुझे लगता है क्षेत्र वाले कुछ कहते नहीं हैं, उससे पहले आप दे देते हैं, और इस बार चश्मे से लेकर कम्बल तक बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसके ऊपर इतने बड़े क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो तो समय पहले काम होना स्वाभाविक सी बात है। आज हमको इस बात का बड़ा गर्व होता है, जैसे माता पिता का आशीर्वाद लोगों को प्राप्त होता है, वैसे मेरे क्षेत्र की जनता का भी माता पिता के स्वरूप में हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। राजेश जी हमारे, जब मैं बहुत छोटा था तब से पारिवारिक हैं हमारे, और ये छोटे भाई की तरह हमको प्यार करते हैं, और ये हर माता पिता और बड़े भाई अपने छोटे भाई को जिस तरह ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, उनके हर समय हमें शुभकामनाएं आपकी हमारे ऊपर रहती हैं। और मैं चाहता हूं हमारा प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह हमारे बना रहे, जिससे आगे मैं सफलता और जो वादा करके जाऊं उस वादा को पूरा जल्दी करके जाऊं और अगले साल मैं आऊं, जो अगले वादा किया है वो वादा को पूरा करूं। तो MIS परिवार के संस्थापक हमारे साथ है राजेश यादव जी। सर, आज एनुअल फंक्शन है पारा ब्रांच का, और हर बार से इस बार भी बहुत स्पेशल रहा, जहां प्रकृति से लेके मैं कहूँगी सरस्वती तक को संभाल के रखा बच्चों ने जाना। तो इस बार क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए, अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे सर? मैंने अभी आपके सामने कहा, वही बात आपके चैनल पर भी कहूँगा
बच्चों को एक ही स्लोगन होना चाहिए, फाइट फॉर आइज। सरस्वती का वरदान तभी मिलेगा जब आदमी के संस्कार अच्छे होंगे। अगर दिल में कपट होगा तो वहाँ सरस्वती वास नहीं करती है। मैंने अभी एक बड़े नेता से, एक इस भाजपा के पार्षद से बात कराई अभी। मेरे लिए तीनों पार्षद जो यहाँ के हैं और बाय द वे भाजपा से हैं, हमारे शिष्य हैं, ये भी, दीक्षित जी भी और सावरिया भी। मेरा मतलब कहने का है कि शिक्षा का स्तर ऐसा होना चाहिए जहाँ पार्टी नहीं होनी चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। ये महाभारत की बात मैंने कही थी कि शिक्षा जो होती है वो जाति, धर्म और संस्कारों से हटके होती है। जिस माता पिता के संस्कार अच्छे बच्चों को दिए जाएंगे वही ज़िंदगी में आगे चलकर बहुत बड़े मकाम पे पहुँच। आपने किया है फ्रांस से पीएचडी किया, तो ये अच्छे लगते, लेकिन खाना अभी ये खुद बनाती है, खाने के लिए किसी को लगाया नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बेचारे खड़े हुए हैं, बस मैं 2 मिनट बोलूँगी। आज मॉडर्न इंडियन स्कूल पारा ब्रांच के एनुअल फंक्शन में आई हुई हमारे सभी अतिथि को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और जितने हमारे बच्चों के पेरेंट्स आए हैं, हमारी मातृशक्ति आई है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। और बस यही समझ लें, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है। और ये जो बगिया है ये मैंने अपनी नेहा मैडम को सौंपी है, और ये जो फंक्शन किया है नेहा जी ने इतनी विषम परिस्थिति में किया है कि कोई करा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इनको दीपावली के बाद स्कूल खुला, वैसे ही इनको चोट लग गई, और फंक्शन पहले से डिसाइड था कि 22 दिसंबर को होगा। फिर मैंने इनसे कहा कि रहने दो, तुम्हारी इनपे रॉड पड़ी हुई है, मतलब हड्डियां बिल्कुल चूर चूर हो गई थी, और ये कीलें बिल्कुल निकली हुई थी। ये इन्होंने दोबारा ऑपरेशन करा के कीलें निकलवाई हैं, तो मैं इनको सलूट करती हूँ। और फिर इन्होंने कहा 15 दिन पहले, मैडम हो सकता है 22 दिसंबर को क्या कहते हैं ठंड बढ़ जाए, डीएम ऑर्डर हो जाए, छुट्टियां हो जाएंगी, तो कैसे फंक्शन होगा। मैडम हम 7 दिसंबर को करा लें। हमने कहा तुम कैसे कराओगे, इतनी तुम्हारी हालत इतनी खराब है, तुम सो नहीं पाती हो, इतना दर्द होता है, कीलें इनकी खुद झुक जाती हैं। तो बोली नहीं मैडम मैं करा लूंगी, आप बस आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और इन 15 दिनों में इन्होंने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया कि मैडम कुछ लाना है, कोई तकलीफ है, मुझे कहाँ जाना है, बल्कि मैं ही एक बार फोन करके पूछती थी कि ठीक है सब हो रहा है। तो ये और इनकी टीम सबको मैं बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ। इनकी इतनी मतलब बहुत ही लेबोरियस टीम है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि बच्चे अभी बहुत वेट कर रहे हैं, बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कूल पारा रोड के वार्षिक उत्सव के इस कार्यक्रम में आने का अवसर राजेश भैया ने और आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने दिया। बड़ा सौभाग्य की बात है। कई बार होता है कार्यक्रम क्षेत्र का होता है और एक बाहर का कार्यक्रम लग जाता है, तो मैं यही बोल देता हूँ कि पहले मैं क्षेत्र में रहूँगा, उसके बाद बाहर रहूँगा। लेकिन आज जो कार्यक्रम था वो भी क्षेत्र का था, ये भी क्षेत्र का है। सीसीएस का आज एनुअल फंक्शन था रविंद्रालय में, तो वो भी क्षेत्र का था। तो उन्होंने कहा हंसखेड़ा वाली ब्रांच जहाँ पे आपका कार्यक्रम है तो आप हमारी दूसरे शिफ्ट में आ जाइएगा। तो मैं दूसरी शिफ्ट में नहीं आऊँगा। उन्होंने आमंत्रित किया कि दूसरी शिफ्ट में आइएगा, तो मैंने कहा मना कर दिया। वो हंसखेड़ा ब्रांच का है,
हम का हंसखेड़ा मेरा परिवार नहीं है, हमारा जो आलमनगर वार्ड परिवार है, आलमनगर वार्ड परिवार की जहाँ माता बहनाएं और रहेंगी, मैं वहाँ जरूर रहूँगा, चाहे किसी तरह से। इसी वजह से मुझे विलम्ब हुआ। मैं सभी से क्षमा मांगते हुए मैं आदरणीय प्रबंधक जी, आदरणीय राजेश भैया का, आदरणीय भाभी जी का मन के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी का स्वागत करता हूँ। साथ में विद्यालय परिवार के समक्ष अध्यापक अध्यापिकाएं सभी का मन के माध्यम अभिनंदन करते हुए सामने बैठे हुए हमारी माताएं, बहनें, भाभियाँ सभी के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए मैं उनका शीश झुका करके उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। आपने कर दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज MIS स्कूल के इस फंक्शन में मैं सर्वप्रथम अपने बड़े भाई, मेरे पिता तुल्य, अभिभावक, मार्गदर्शक, जो भी कहूँ, मैं आपका इस मंच के माध्यम से वंदन अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और मेरी माँ स्वरूपा भाभी, मैं आपके चरणों में भी वंदन अभिनंदन स्वागत करती हूँ। कहे बहू को आपको आना है, मैंने कहा भाई साहब मैं जरूर आऊँगी। तो आज हमारे बड़े भाई साहब का स्नेह है जो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें समय समय पर वो याद करते हैं और उनके स्नेह में हम दोनों पति पत्नी यहाँ खींचे चले आते हैं। तो मैं आपका फिर से इस मंच के माध्यम से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज दुर्दानाच प्रभाकरा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। जय श्री गणेश। Principal of Gyandev and our chief guest, Mr. Nimesh Srivastava. He is CEO of Big Door IT Solution. Clap for him. अपने आप में मेरे लिए एक आदर्श है। आज मैं उनको बहुत टाइम से नहीं जानता हूँ, पर फिर भी बहुत कम समय में उनको इतना जान गया हूँ कि वो मेरे आदर्श हैं। और एक ही चीज़ कहूँगा, आज मैं जब आया तो मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ था, मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ बातें करना चाहता हूँ और इतना
इतना सब प्रोग्राम और इतना अच्छा कार्यक्रम देखने के बाद मैं वास्तव में स्पीचलेस हो गया हूँ। मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या बात करूँ, पर फिर भी मैं कुछ चीज़ जरूर कहना चाहूँगा। जैसे कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, ये मुझे इस स्कूल में देखने को मिला। सारा देश एक तरफ, अपना उत्तर प्रदेश एक तरफ, इतना टैलेंट भरा हुआ है यहाँ पे, इतनी सारी विविधता है कि मैं बता नहीं सकता। मैं एक्चुअली बेंगलोर में रहता हूँ। बेंगलोर में रहते रहते मुझे करीब 32 साल हो गए। मैं ओरिजिनली बनारस का हूँ और मैं अभी भी अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पे मैं बेंगलोर में बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करता रहा, बट यहाँ पे जो मुझे सुख और आनंद की अनुभूति हुई, बार मैडम जी को लगा कि हमको लेट हो रहा है, बट मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये चीज़ खत्म ना हो और मैं जल्दी ही वेट करूँ इसका पार्ट 2 कब आएगा। ये तो 10 पार्ट होता और मैं जरूर उसमें आऊँगा। तो मैं अपना छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ और तो भी मुझे यहाँ नहीं जानते हैं। मेरा नाम निमेश श्रीवास्तव है। मैं बेंगलोर में एक कंपनी है HP एंटरप्राइज, आई थिंक आप सबने उसका नाम सुना होगा। ट्यूलेट का अगर आप लोग उसके लैपटॉप्स और उसके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। मैं उस कंपनी में लीडरशिप रोल में काम करता हूँ। और जैसे हम लोगों ने कभी एक इवेंट देखा जो कि माँ के ऊपर था, और जैसा कि मैडम ने कहा, वास्तव में उस इवेंट ने मुझे बहुत इमोशनल कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे 10 मिनट ब्रेक चाहिए रिकवर होने उस चीज़ से। तो मेरा भी मैंने भी एक्चुअली बचपन में काफ़ी स्ट्रगल देखा जब मैं अपना नौकरी ढूंढ रहा था, जब मैं नौकरी तलाश कर रहा था, जब मैंने पढ़ाई की। हालांकि मैं बता दूं, मैं बहुत प्रिविलेज फैमिली से हूँ। मेरे फादर PWD में चीफ इंजीनियर थे। मैंने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की, बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई की। फिर भी मुझे मेरी जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तब मुझे लगने लगा कि जॉब ढूंढना इज़ डेफिनेटली अ बिग टाइप चैलेंज। ये इतना आसान नहीं है जॉब ढूंढना। और जब हम कहते हैं जॉब ढूंढना, तो सही जॉब ढूंढना जो है बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो ये चीज़ मैंने खुद अपने लाइफ से सीखा। तो मेरा एक बचपन का सपना था, मैं अपने मम्मी से बहुत ज़्यादा करीब हूँ। और बचपन से मैं मम्मी के साथ मल्टीपल वो सिर्फ मेरी माँ नहीं है, मेरी दोस्त है, मेरी सब कुछ है वो। तो बचपन से मेरा एक सपना था कि जब भी उन्होंने अपना बहुत कुछ करियर, बहुत कुछ अपना उन्होंने त्याग किया। थोड़ी देर पहले आई थिंक माननीय पार्षद जी ने बोला कि लेडीज़, वो रेखा मैम के लिए बोले वो हमसे ऊपर हैं। हम वास्तव में वो चीज़ मानते हैं कि जो लेडीज़ है ना, वो जेंट्स से ऊपर होती हैं। हम लोग एक गलत धारणा में जी रहे हैं कि ये मनुष्य प्रधान समाज, मतलब पुरुष समाज है, बट ऐसा नहीं है। आज पुरुष मेहनत कर पा रहा है, कमा पा रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पे उस महिला का समर्पण है जो घर में उनके पेरेंट्स का ख्याल रखती है, उनके बच्चों का ख्याल रखती है। आज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं अपने घर में पहला चाइल्ड हूँ। जब भी पहला बच्चा होता है उस समय पुरुष अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा होता है। उसकी यंग एज होती है, उसकी कमाने की एज होती है, उसकी सेटल होने की एज होती है। तो वो अपने पहले बच्चे को टाइम नहीं दे पाता उतना। तो पहले बच्चे को जो सबसे ज़्यादा टाइम देती है वो होती है उसकी माँ। आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ उसका पूरा क्रेडिट अपनी माँ को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत कुछ त्याग किया। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी और उन्होंने बहुत पढ़ाई करी सब कुछ, मगर उनको अच्छे मेरे फादर से बेटर उनको जॉब ऑफर्स आ रहे थे, बट परिवार के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। तो मैंने मम्मी से कहा कि जब भी मैं लाइफ में सेटल होता हूँ तो मैं आपके लिए कंपनी जरूर खोलूँगा। और आज वो वेट करते करते आज पिछला 3 साल हो गया है कि मैंने अपनी मम्मी के नाम पे कंपनी स्टार्ट करी यहाँ पे। तो ये मेरा बहुत बड़ा सपना था। और जो अभी कैरिकेचर हमने बच्चों को देखा, हम सबको एक्सेप्ट कर। देखिए, मैं भी अपने परिवार से बहुत दूर रह रहा हूँ। तो बेंगलोर में रहते मुझे 32 साल हो गया, अपने माँ बाप से अलग रहते। बट और ये जो चीज़ हमने देखा, ये हार्ड रियलिटी है। वी हैव टू एक्सेप्ट कि इट इज़ हार्ड रियलिटी। तो हम लोग को इससे बाहर निकलना है। मैं UK में भी रहा, जर्मनी में रहा सब जगह। आज मैं जर्मनी में, मुझे बहुत अच्छी जॉब लगी थी और मैं बहुत हाई पैकेज पे वहाँ काम करता था।
बट जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ में आई। उसी समय मम्मी को कोविड हो गया और वो बहुत प्रॉब्लम में थी, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उनके करीब नहीं हूँ और मैं उनसे बहुत दूर हूँ। मैंने इमीडिएट फैसला किया कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अपना बाकी का लाइफ अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताना है। और वो एक डिसीजन था कि मैं वहाँ से छोड़ के आया और मैंने पूरी मेहनत करके यहाँ पे एक अच्छे प्रोफाइल पे ज्वाइन किया। एंड देन मम्मी, मेरा जो बचपन का प्रॉमिस था वो मैंने मम्मी के लिए कंपनी स्टार्ट करी यहाँ पे। और आज जो हम समाज में देखते हैं, आज हम धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में इस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हेड ऑफिस चूँकि बेंगलोर में है, बट जो उत्तर प्रदेश में हम या इधर के राज्यों में जो हम समस्या देखते हैं, जो कि लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि बेरोजगारी एक समस्या है, बेरोजगारी एक समस्या है, बट ये सिर्फ बातों में है। एक्चुअली अगर आप सोचिए ना तो ये एक समस्या नहीं है, ये सिर्फ एक माइंडसेट है। और इसी माइंडसेट को चेंज करना है। सबसे पहले ये कदम इन पेरेंट्स को उठाना है, हम टीचर्स को उठाना है, क्योंकि हम टीचर्स, हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को समझा सकते हैं। हम उनको एम्फेसाइज नहीं कर सकते कि तुम ये करो, बट पहले हम उनको एनालाइज करते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। हर इंसान कुछ अलग करने के लिए बना है, ठीक है। आज बच्चा बचपन में आप पूछेंगे तो वो बोलेगा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक साल बाद वो बोलेगा इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक साल बाद बोलेगा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो समय के साथ आपके डिसीजंस में परिवर्तन आता रहता है। तो धीरे धीरे हम पेरेंट्स को भी इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हम अपने बच्चे को कितना समझ पा रहे हैं और उसको उसका राइट कैरियर चूज करने में कितना हेल्प कर पा रहे हैं। ये अगर चीज़ सॉर्ट आउट हो जाता है तो दुनिया में बेरोजगारी की समस्या ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जैसे मैं आईटी फील्ड में, तो मैं आईटी फील्ड का ही बात करूँगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आईटी फील्ड में घुसने के लिए क्या करना चाहिए, आईटी में घुसने के लिए क्या करना चाहिए, लोग कहेंगे कि हम जावा सीख लेते हैं, हम डॉटनेट सीख लेते हैं, कोई टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, ठीक है, तो हम जा सकते हैं। बट नहीं, जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में भी कई तरह के रोल्स होते हैं, उसी तरह से आईटी इंडस्ट्री में भी सिर्फ डेवलपर को रोल नहीं होता। आईटी इंडस्ट्री में स्कोप लेवल के लोग काम करते हैं, डिजाइनिंग का रोल होता है, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लोग काम करते हैं। तो दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो किसी भी रोल के लिए आईटी में एलिजिबल नहीं है। अगर कोई मेरे पास आता है कि मैं 10th पास हूँ सर और मैं पैसों की कमी की वजह से आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मेरा आंसर होगा हाँ, आप कर सकते हैं। कोई मेरे पास आता है कि मेरे पास सर बीकॉम की डिग्री है और मेरा सिर्फ 40 से 45% है, मैं आईटी में तो शायद अप्लाई नहीं कर सकती, मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। क्यों एलिजिबिलिटी नहीं बनती है? क्या आपके परसेंटेज आपके नॉलेज को डिसाइड करता है? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, आपकी पढ़ाई, आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमको अगर आईआईटी अगर करना है, आप सर से पूछिए, सर हमारे बगल में खड़े हैं, सर IISc बेंगलोर से पढ़े हुए हैं। कोई भी बंदा जो IISc बेंगलोर के लिए क्वालिफाई करता है वो अपने आप में आदर्श होता है। इतना आसान नहीं होता है IISc बेंगलोर से। और हम आप लोग शायद जानते भी होंगे, बट मैं ये फिर भी बार बार बोलना चाहूँगा कि आप जिनके संरक्षण में यहाँ पे हैं